नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नॉवल तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, जिसकी राइटर है इकरा सगीर अहमद, उसकी ये 47वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। बारिश लगता था आज के बाद फिर न बरसेगी। बहुत धुआंधार बारिश थी। गरज चमक ऐसी थी कि ये समातों पर असरअंदाज हो रही थी। वो गैलरी में खड़ा पूरी तरह भीग चुका था। तेज़ हवाओं के जरिए बारिश उस पर गिर रही थी। उसको न बिजली के चमकने का खौफ था, न बादलों के गरजने की फिक्र। वो आंखें मूंदे खड़ा था और बंद आंखों में एक ही तस्वीर थी, उस बेहिस्सो मगरूर लड़की की, जो उसको दीवाना बनाकर उसकी दीवानगी से महफूज हो रही थी। मोहब्बत भी अनोखा जज्बा है। जब नहीं होती तो नहीं होती, और जब होती है तो इंसान गोया खुद को भूल जाता है। कुछ अरसा कबल वो भी इस मोहब्बत में मुब्तला हुआ था और खुद ही और खुददारी सब भूल गया था, और जवाब में उसे तज़य्युक़ ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं मिला था। मोहब्बत और नफ़रत एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं, मगर एक सिक्का ऐसा भी होता है जिसके दोनों रुख पर सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत की छाप होती है, और ये सिक्का मोहब्बत कहलाता है। वो ऐसी बेखबरो लापरवाह मलका थी जिसका राज उस सिक्का दिल पर चलता था। अब भी वो चाह कर भी उसकी याद से छुटकारा हासिल न कर पा रहा था। मामा ने कितना चाहा था वो उसको जाकर ले आए। उस तूफ़ानी बारिश में वो घर में तन्हा थी। उनके लहजे में माँ जैसी ही तड़प फिक्रमंदी शामिल थी, मगर वो जानता था उस संग दिल लड़की को समझाना और यहाँ आने पर राज़ी करना भी बड़ा कठिन और मुश्किल तरीन काम था। और फिर उस दिन उसने जो इज़्ज़त अफजाई की थी, उस गुफ्तगू ने अभी तक उसके हसास दिल पर छाई नागवारियत दूर न की थी। नौफिल, आप तो पूरी तरह भीग गए बेटा। मामा ने उसको कमरे में ना पाकर गैलरी का दरवाज़ा खुला देखा तो वहाँ चले आए और उसको बारिश में शराबूर देकर कहा, बारिश एंजॉय कर रहा हूँ। कराची में बारिश खुशकिस्मती से होती है। वो दिल की हालत दिल में छुपाए मुस्कुरा कर गोया हुआ। ठीक कह रहे हैं आप, कराची में बारिश खुशकिस्मती से होती है। फिर इस बार बारिश भी तूफ़ानी है। देखिए किस कदर धुआंधार है कि लॉन में लगे दरख्तों के पत्ते भी दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने नीचे लॉन में देखते हुए कहा, मैं अमीना बी को कॉफ़ी का कह कर आई हूँ, आप चेंज करके कॉफ़ी पी लें और इंशरा को ले आइए। वो वहाँ तन्हा है, मेरा दिल नहीं मान रहा ऐसे ख़तरनाक मौसम में उसको वहाँ तन्हा छोड़ने का। बातों बातों में उन्होंने फिर से अपना मुतालबा दोहराया, वो तन्हा नहीं है, मामा मुलाजिम है उसके पास। मुलाजमों पर किसी तौर भी एतबार नहीं किया जा सकता बेटा। हम अपने मुलाजमीन पर भी आंखें बंद करके एतबार करते हैं। हमारे और उनके मुलाजमीन में बेहद फ़र्क है। हमारे मुलाजिम जद्दी पुश्ती मुलाजमीन है। वफा जिनके खून में शामिल है, नमक हलाली जिनको विरासत में मिली है, उनकी कोई गर्दन भी काट दे तो गर्दन कटवा लेंगे, मगर हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे। उन्होंने रसानियत से समझाया। इंशरा के मुलाजमीन को काम करते हुए चंद साल ही हुए। अब इतने कम अरसे में किसी की वफादारी को किस तरह जांचा जा सकता है। उसके यहाँ मुलाजमीन की तादाद बेहद मुख्तसर। आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें। उसकी नानी एतमाद और एतबार वाले लोगों को छोड़कर गई होंगी। मामा, आप ये ना समझिएगा कि मैं आपकी बात नहीं मान रहा, वैल्यू नहीं दे रहा। ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं है। वो बौछार से बचकर उनके करीब आकर मुअद्दबाना लहजे में मुखातिब हुआ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं आपकी बात, आपके हुक्म को ना मानूं। असल बात यही है कि इंशरा ने जब अपनी नानी की बात ना मानी और यहाँ आने पर राज़ी नहीं हुई, तो मैं किस खेत की मूली हूँ जो वो मेरी बात मानकर फ़ौरन चली आएगी। जब अपनी नानी की बात ना मानी और यहाँ आने पर राज़ी नहीं हुई, तो मैं किस खेत की मूली हूँ जो वो मेरी बात मानकर फ़ौरन चली आएगी। मुझे यकीन है वो वॉचमैन को गेट ही नहीं खोलने देगी मेरा नाम सुनकर। ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल दहल जाता है। अगर यही हालात रहे तो ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी। बस पे आदत तो वो फ़िक्रमंद हुई। मैंने कहा ना मामा, आप फ़िक्र ना किया करें। एक औरत की नफ़रत को मैं झेल चुका हूँ, मगर दूसरी औरत की नफ़रत मुझे डस नहीं सकेगी। उसका लहजा बेहद अजनबी और फुनकारता हुआ था। ज़रका बेगम शॉक्ड सी रह गई। उसको भी अपने लहजे का एहसास हो गया था। आप क्या सोचने लगी? उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे आपके लहजे से डर लग रहा है। मैं नहीं चाहती आप दोबारा से उस दौर में लौट जाइए जहाँ वहशतों और नफ़रतों के सिवा कुछ नहीं है। वो उसके शाने पर हाथ रखकर गोया हुई। मामा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। मैंने उस लड़की को इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, अपनी आदत के बरखिलाफ़ चाहा, लेकिन वो कुछ समझने की बजाय अकड़ती जा रही है। जो झुकने को तैयार नहीं है, जो झुकते नहीं वो तोड़ दिए जाते हैं। अल्लाह ना करे जो कभी ऐसा हो। आप चेंज कर ले, मैं अमीना बी को कहती हूँ, वो कॉफ़ी आपके रूम में दे जाएगी। वो गहरा सांस लेकर बोली, सुधा तबीयत ठीक है? क्या हुआ? चेहरा उतरा उतरा लग रहा है। तुमने खाना भी बहुत थोड़ा सा ही खाया था। सोफिया उसको सोचों में गुम देखकर उसके करीब बैठकर इस्तफसार करने लगी। कुछ नहीं हुआ, खाना भी मैंने पेट भरकर खाया था। कोई बात तो है, परेशान दिखाई दे रही हो। इमराना भाभी ने कुछ कहा है या मायदा से कोई बात हुई है? वो उसके चेहरे को जांचती हुई, निगाहों से देखती हुई, मैंने जानती हूँ जैद से तो कोई बात नहीं हो सकती। उसकी नेचर उन माँ बेटी से बहुत मुख्तलिफ है। वो उफ़ भी नहीं कह सकता तुम्हें।
मेरी भोली माँ, अब आपको क्या बताऊँ। आप जिस शख्स के लिए इतने एतमादो मान से बात कर रही हैं, आपको यकीन है वो मुझे उफ़ तक नहीं कह सकते। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, इस उफ़ के अलावा उन्होंने मुझे जो कहा है आप सुनेंगी तो आपको यकीन नहीं आएगा मेरी बातों पर। तुम ठीक तो हो मेरी बच्ची? उसकी खामोशी पर वो परेशान हुई। बताती क्यों नहीं, हुआ क्या है? तुम ठीक तो हो मेरी बच्ची? उसकी खामोशी पर वो परेशान हुई। बताती क्यों नहीं हो, क्या हुआ? इमराना भाभी या मायदा ने यकीनन तुमको ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया होगा जो तुम इतनी गुमसुम होकर रह गई हो। मम्मी कुछ नहीं हुआ। तुमने उनकी ज़्यादतियों का पहले कभी बताया जो अब बताओगी? मैं अभी भाभी जान को कॉल करके बुलवाती हूँ, वही पूछेंगे तुमसे, और भाईजान को बुलवाती हूँ और उन माँ बेटी को बताएंगे। और जज्बाती अंदाज में उसके पास उठने लगी थी ताकि कॉल कर सके। मासूदा उनका हाथ पकड़कर नरमी से कहा, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो उन्हें? मामू और शाहजेब अभी रास्ते में होंगे। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं हुई, आप खामखा परेशान हो रही हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा और मायदा तो अब बिल्कुल ही बदल गई है, जैद के हवाले से बहुत इज्जत देती है। और इमराना भाभी में कुछ लचक आई है, वो टेढ़ी हैं अभी तक, वक्त के साथ साथ वो भी बदल जाएंगी आपकी दुआओं से मम्मी। वो उनके इशारे पर सर रखकर आहिस्तगी से कहेगी, फिर इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो? और इस वक्त जब सब अपने रूम्स में जा चुके हैं, तुम्हारे यहाँ बैठने का क्या मकसद है? मैं क्या अब इतनी पराई हो गई हूँ कि आपके रूम में भी नहीं बैठ सकती? यहाँ आने के लिए मुझे वक्त देखना होगा। वो खफगे भरे अंदाज में गोया हुई तो वो मुस्कुरा कर बोली, नहीं, माँ के पास आने के लिए किसी भी टाइम शेड्यूल की ज़रूरत नहीं, मगर ये बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिट कर लो कि कभी भी ससुराल से रूठ कर आने की जसारत ना करना। मैं तुम्हारी हमायत लेने की बजाय उल्टा हाथ पकड़कर छोड़ आऊँगी। अभी तो आप पूछ रही थी ममानी जान या मायदा ने कुछ कहा है? मामू जान को भी कॉल कर रही थी। वो हैरान हुई। अरे वो तो सच उगलवाने का बहाना था कि भाईजान के नाम पर तुम सच उगल दोगी। मगर शाबाश है, आखिरकार तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बेटी हो। मेरी तदबीर के बावजूद तुमने सच नहीं कहा। मैं तुम्हारे चेहरे से अंदाज़ा लगा चुकी हूँ, कोई ना कोई बात है ज़रूर। अच्छी बात है, बेटियों को इसी तरह सब्र बर्दाश्त से ससुराल में मामलात को निपटाना चाहिए। जो लड़कियाँ ससुराल की हर छोटी बड़ी बातें मैके में बताती हैं और मैके से शैब मिलने पर हंगामा बरपा रहता है, उससे घर की खुशियाँ और जहनी सुकून बर्बाद रहता है। मम्मी, क्या आपने भी इसी तरह सब्र और तहम्मुल से काम लिया था? हाँ बेटा, तभी तो अच्छी आपकी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की, और जब अच्छे दिन शुरू हुए तो तुम्हारे पापा ही दुनिया से चले गए। सोफिया खावन को याद करके रो पड़ी तो सुधा कहाँ चुप रह सकती थी। उसका दिल पहले बुफरे बाहर आते समंदर की मानित बेकरार था। जैद के कठोरपन और अब बाप की याद ने सोने पर सुहागा वाली मिसल पूरी की, और वो भी माँ से लिपट कर रोने लगी। इलाही खैर, अभी तो सब हंस बोल रहे थे, ये रोना पीटना क्यों शुरू हो गया? वो अंदर आते हुए घबरा कर गोया हुई, और कबल इसके कि वो भी जाने बिना उनका हाथ साथ देना शुरू करती। सोफिया सुधा के बाद अपने आंसू साफ करते हुए कह उठी, आप परेशान ना हो बुआ, सुधा के पापा की याद आई तो बस। अच्छा, लो, मैं तो डर गई थी कि ये अचानक क्या हो गया। जाने वालों की यादों से छुटकारा कभी नहीं हो सकता। वो गहरी आह भरकर गोया हुई। चल, हमें वहाँ गहरी खामोशी छा गई थी। बिटिया रानी, रात गहरी हो गई, अब तुम्हें ऊपर जाना चाहिए। बुआ, सही कह रही हो तुम, जाओ, जैद इंतज़ार कर रहा होगा। वो मज़ीद वहाँ ठहरकर उनको किसी तजस्सुस में मुब्तला करना नहीं चाहती थी। वहाँ से उठकर वो ऊपर चली आई और छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर बैठ गई थी। वो बेहद मुस्तरिब, वो बेचैन थी। जैद क्यों खफा है ये पता नहीं चल रहा था। माँ को छत से उतरता महसूस हुआ था। उस पर बदकिस्मती सवार होकर रह गई थी। एक के बाद एक आफत उसका पीछा कर रही थी। वो चौकीदार और उसकी बीवी से जान छुड़ाकर बेसमेंट में छुप गई थी, और यहाँ छुपे उसको चंद ही घंटे हुए होंगे कि अचानक ही वहाँ ऑटोमेटिक का सिस्टम फेल हो गया और वहाँ इतना अंधेरा छा गया कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। हर तरफ कब्र जैसी खामोशी और तारीकी छा गई थी। तारीकी जिसका दूसरा नाम ही खौफ है। इस खौफ से पीछा छुड़ाने की उसने बहुत कोशिश की, हर तरह खुद को बहलाने और खौफ से लड़ने की जद्दोजहद की, मगर सब बेसूद साबित हुई। वहाँ उस पर अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा और उसको लगा अगर वो यहाँ से वापस न गई तो उसी तरह घुट घुट कर मर जाएगी। मौत दोनों तरफ थी, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन यहाँ मर जाना बुज़दिली थी। ऊपर मौत थी तो लड़कर मरने का आज़म उसमें पैदा हो गया था। वो अंधेरे में बामुश्किल सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई और एक मखसूस स्विच पुश करके दीवार गिर अलमारी से बाहर निकल आई थी। अंदर जो जज़ब उभरा था लड़कर जीने मरने का, वो बाहर आते ही मफकूद हो गया था। पहली बार तन्हाई और अकेलेपन की तकलीफ़ उसको मुसलसल हो रही थी। वो दम साधे खड़ी रही थी, अंदर के अंधेरे से बाहर का अंधेरा फिर भी काबिल बर्दाश्त था, क्योंकि लाइट अभी तक आई ना थी और बारिश उसी तरह बरस रही थी। उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। ये उसको बाखूबी अंदाज़ा हो गया था कि वो किसी तरह भी चौकीदार और उसकी बीवी का मुकाबला न कर पाएगी। बाहर से पहाड़ की मानी दिखाई देने वाली इंशरा को आज अपनी कमज़ोर और बुज़दिली का शिद्दत से इदराक हो चुका था।
बंगले का कोना कोना छान लिया मगर उस डाइन का कोई पता नहीं चला कहाँ जा मरी है। वो सोच ही रही थी कि क्या करे कि चौकीदार की बीवी की आवाज़ आई। उसके लहजे में बेजारियत थी। उसके पीछे चौकीदार भी बुड़बुड़ाता हुआ आ रहा था और उसके आम के साथ ही रोशनी का एक दायरा भी अंदर आया था और इंचरा काम कर रह गई थी। अपने पकड़े जाने के खौफ से वो पूरी तरह से रोशनी के दायरे की जद में थी और कहीं छुपने का टाइम भी ना था। खौफ और दहशत से वो बुरी तरह कांप उठी थी। माँ, वो रोशनी का दायरा एकदम बुझ गया था और वो उसको ना देख सके थे। लो, अब इस पर क्या मौत पड़ गई जो बंद हो गया। मुलाजमा की आवाज़ में थकनो झुंझलाहट बुरी तरह नुमाया थी। चार्जिंग ख़त्म हो गई है। तौबा, इसको भी अभी ख़त्म होना था। अब क्या करेंगे। मुझे तो अमीर बनने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही लग रहा है। ना वो छोकरी मिली ना चाबी। तेरी बातों में आकर लग रहा है मैंने बुरा किया। अब तो ये नौकरी भी छूटेगी और शहर भी छोड़ना पड़ेगा। वो झलाकर धाड़ा। अरे अभी से क्यों हिम्मत आ रहा है तू। हिम्मत बढ़ाने का कोई आसरा भी तो हो। ऐसी ही बातें करती है। देख, तू गुस्सा ना कर। पूरे बंगले में सिर्फ उस लड़की का ही कमरा रह गया है जो हमने देखा नहीं है और मुझे यकीन है वो हमसे छुप कर किसी खुफिया रास्ते से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई होगी और वहीं अपने कमरे में ही छुपी होगी। अपने कमरे में ही छुपी होगी। पागल की बच्ची, अगर वो अपने कमरे में गई होती तो हम कब के जेल में होते। कमरे में उसका मोबाइल है और वो सबसे पहले पुलिस को बुलाती। किसी चुहिया की तरह छुपी ना बैठी रहती हमारे इंतज़ार में। वो बहसो तकरार में महफते। उसी असना में इंशरा मौके से फ़ायदा उठाकर आहिस्ता 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 चलती हुई सोफे पीछे जाकर बैठ गई थी। उस अंधेरे में वो उनको वहाँ दिखाई देने वाली ना थी। अच्छा, अब तू लड़ ना मुझसे। इसमें मेरा क्या कसूर है। वो गायब हो गया तो मैंने नहीं भगाया उसको जो तू आंखें दिखा रहा है। ये सब तेरी वजह से ही हुआ है और तू बक बक कर रही है। अंधेरे में भी उसका थप्पड़ सीधा उसके गाल पर पड़ा था और उसने चीख चीख कर रोने के साथ उसको कोसना भी शुरू कर दिया था। तेरी वजह से वो लड़की भागी। ना वो भागती और ना हमें यूँ ख्वार होना पड़ता। तेरी वजह से छोकरी भी हाथ से गई, नौकरी भी, और शहर भी छोड़कर जाना पड़ेगा। दिल तो करता तेरा टेटवा ही दबा दूँ। चौकीदार की आवाज़ में भेड़िए की मानी गराहट थी। वो बड़ा बेरहम संगदिल आदमी था। मारे गुस्से और झुंझलाहट के उसने मुलाजमा को मारना शुरू कर दिया था। मुलाजमा भी कोई साबिर और शाकिर औरत ना थी जो खामोशी से मार खाती रही थी। मार खाती जाती और साथ ही खूब चिल्लाती रही थी। उसके रोने की आवाज़ों में गालियाँ और कुसने भी शामिल थे जिनका जवाब चौकीदार भी दे रहा था। उसके हाथ और ज़बान साथ चल रहे थे। कमरे की खामोशी उनकी आवाज़ों से गूंज रही थी। इंशरा का दिल खौफ से धड़कने लगा था। मुलाजमा उसके ताबड़तोड़ हमलों से बचने की खातिर चीखती चिल्लाती इधर उधर भाग रही थी और चौकीदार गोया तूफान बना उसके पीछे था। माँ भागती मुलाजमा सोफे पर गिरकर उछलती हुई उस पर आ गिरी थी और कमरे में दो नस्वानी चीखें गूंज उठी थी। कदमों की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा तो आने वाला जैद था। वो भी उसको सीढ़ी पर बरा जमान देखकर रुक गया था। सुधा को समझ में नहीं आया कि वो बैठी रहे या उठकर चली जाए। वो भी शायद उसी कशमकश का शिकार था जो वहीं खड़ा रहा। तुम मेरा पीछा करती हो यहाँ तक आ गई हो। आवाज़ में सर्द मोरी थी। मुझे नहीं मालूम था कि आप छत पर हैं। अगर मालूम होता तो फिर नहीं आती। वो बात किता करके बोला। मुझे समझ में नहीं आ रही आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मुझसे ऐसी क्या खता हुई है। मैं सोच सोच कर पागल हो गई हूँ मगर समझ नहीं आ रही क्या कसूर हुआ है जो आपने माइंड इतना कर लिया। उसकी आवाज़ भीगने लगी थी। तुम्हें समझ कैसे आएगी। तुम अभी समझदार कहाँ हुई हो। वो सीढ़ियाँ फैलांग कर उसके करीब आकर बैठ गया। उसके मजबूत से उठती दिलफरेब महक उसके इर्द गिर्द फैल गई थी। उसके लम्ब से वो सरासमा हो गई। कहाँ। उसको उठते देखकर जैद ने हाथ पकड़कर बिठाते हुए पूछा। मैं दूसरी सीढ़ी पर बैठ जाती हूँ। उसकी कुर्बत वजूद के लम्स ने उसके अंदर अजीब सी हवास बाख्ती पैदा कर दी थी। दूसरे स्टेप पर क्यों बैठोगी ताकि आप इजी होकर बैठ जाइए। मैं तो इजी बैठा हूँ। उसकी तरफ गहरी निगाहों से देखता हुआ अजीब से लहजे में गोया हुआ। लगता है तुम इजी होकर नहीं बैठी हो। ठीक कह रहा हूँ ना। वो कहकर पछताई। गर्दन झुकाकर इस बात में गर्दन हिला दी थी। जवाबन जैद का चेहरा सुर्ख हुआ। सफ़ेद पेशानी पर नीली रग भराई आई थी। तुम पागल हो या पागल बनाती हो। उसने उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर गुस्से से पूछा। इस दौर में बच्चे भी तुमसे ज़्यादा समझदार और अक्लमंद होंगे। तुम अभी तक खुद को नन्ही बच्ची क्यों समझती हो। क्यों नहीं समझती हो हमारा निकाह हुआ है। हम एक दूसरे के जीवन साथी हैं। आई नो मैंने अहद किया है खुद से कि मम्मी की रजामंदी के बगैर हम मैरिड लाइफ स्पेंड नहीं करेंगे। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हम करीब भी नहीं बैठ सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, एक दूसरे को छू भी नहीं सकते। बोलते हुए उसने उसके चेहरे से हाथ हटा लिए। ये जो पाबंदियाँ लगाई हैं खुद साख्ता है। कभी मम्मी ने नहीं कहा कि मैं तुमसे दूर रहूँ। माहिदा के साथ रूम शेयर करने की लॉजिक भी मेरी है। मैं नहीं चाहता कि किसी कमज़ोर लम्हे में बैठकर मैं खुद से किया हुआ अहद पाश कर दूँ और हमेशा के लिए अपनी नज़रों में गिर जाऊँ। बारिश की ठंडक उसके लबो लहजे में समोने लगी थी। तुमसे ज़्यादा ये कौन बाखूबी जान सकता है कि मम्मा के दिल के किसी खाने में भी तुम्हारी कोई जगह नहीं है। उनको ये इल्म उस वक्त हो गया था जब हम मोहब्बत और चाहत जैसे जज्बों से भी ना आशना थे कि तुम मेरी बनोगी, और वक्त ने उसको हकीकत भी बना दिया। एक ड्रामाई अंदाज में ही सही तुम मुझसे मुंसलिक हो गई। कहते हुए वो लम्हा भर को रुका।
फिर अफसुर्दगी से बोला, एनीवेज तुम अभी तक इन जज्बों से ना बलद हो जिन जज्बों ने मुझे पागल बनाया हुआ है। दीवाना बन गया हूँ मैं, लेकिन तुम्हें कोई खबर ही नहीं है। आप इस कदर रंजीदा ना हो, मैं खुद को बदलने की कोशिश करूँगी। उसका गुस्सा उतरते देखकर सुधा को ढाढ़स मिली। किस तरह बदलोगी खुद को? उसने मतवज्जे होकर पूछा। जिस तरह आप चाहेंगे, वो बरजस्ता कह गई। अच्छा, जिस तरह मैं चाहूँगा, खासा मायने खेज लहजे में उसने पूछा। बट इतनी जल्दी नहीं, टाइम तो लगेगा ना अभी। वो उसकी शोक निगाहों से घबरा कर गोया हुई और वो मुस्कुरा उठा। आपने बताया नहीं आप क्यों नाराज़ हो गए थे? क्या गलती हो गई थी मुझसे? यकीन मानिए मुझे अभी तक मालूम नहीं हो सका। उसको मुस्कुराते देखकर उसको हौसला मिला तो उसने पूछ लिया। भूल जाओ इस बात को जो दुख में मुब्तला कर दे। जब तक आप बताएंगे नहीं, मुझे किस तरह मालूम होगा? और फिर ये बात खलिश बनकर दिल में चुभती रहेगी और मैं नहीं चाहती कि दोबारा कोई ऐसी बात हो जो हमारे दरमियान खफकी का बायस बने। उसके अंदर एक सरशारी की कैफियत तारी होने लगी थी। ये वही लड़की थी जो आज से कुछ दिन कबल उसकी परछाई से भी भागा करती थी और आज उसकी मोहब्बत ने इतना एतमाद उसको दिया था कि वो ढके छुपे अंदाज में ही सही अपनी मोहब्बत और लगाव का इजहार कर रही थी। नेकलेस पहनाते वक्त मैंने तुमसे कहा था ये नेकलेस तुम्हारे गले से कभी ना उतरे, और तुम चंद मिनटों में ही उतार कर आ गई थी। ओह, मैं पहन कर ही आ रही थी, फिर मुझे ख्याल आया आपने वो नेकलेस ममानी और मायदा को नहीं दिखाया होगा। तुमसे किसने कहा मैंने वो नेकलेस मम्मा और मायदा को नहीं दिखाया होगा? वो बात किता करके हैरानी से मुखातिब हुआ तो वो भी हैरान रह गई। मैंने पहले उनको ही दिखाया था। ये किस तरह मुमकिन है? मैं मम्मा से मशावरत के बगैर कोई काम करूं? हस्बे आदत ज़रका बेगम उसकी बातों से मुत्फिक होकर चली गई थी। चंद मुलाकातों में ही वो इंशरा के मिजाज की सर्द मोहरी और बेनियाजी को महसूस कर चुकी थी। वो उनके अल्तफ़ात से बिल्कुल भी खुश ना थी, ना मालूम ऐसा क्यों था। चेहरे से बेहद हसीन थी, गुफ्तगू में भी अदब व अदाब पूरी तरह मलहूज़ रखती थी। बातों के अंदाज से भी लगता था वो बेहद नरम दिल की मालिक है। ज़ाहिरी तौर पर उसकी गुफ्तगू सुनकर यही महसूस होता था वो जबरन खुद पर बदमिजाजी और बेहिसी का खौल चढ़ाकर बैठी है। और ऐसा क्यों था? उसके जवाब से वो कासिर थी। यही वजह थी कि नौफल से कोई बहस किए बिना वो लौट आई थी। उनके जाने के बाद वो गैलरी में कमरे में आ गया। चेंज करके अमीना भी खिलाएगी। कॉफ़ी पीने के बाद बिस्तर पर दराज हो गया था। दिल को लाख समझाने के बावजूद बेचैनी, इज़्तिराब बेकली तारी थी। कमरे की तन्हाई में उसकी तन्हाई महसूस होने लगी थी। वो सोचने लगा कि वो इस वक्त रात और शदीद बारिश में क्या कर रही होगी। पूरे शहर की लाइट ऑफ थी। यहाँ तो जनरेटर्स ऑन थे, वहाँ भी मुलाजिम ने ऑन कर दिए होंगे, और ना किए हुए तो वो इस शिद्दत से बरसती बारिश और अंधेरे में क्या कर रही होगी। क्या कर रही है मोहतरमा? मालूम किया जाए। शायद इस अंधेरे में अकड़ ठिकाने आ गई हो। वो कुछ देर कबल जज्बों की बड़ी शिद्दत से नफ़ी कर रहा था। अब दिल में होने वाली बेनाम सी बेचैनी ने उसको इंशरा से रब्ता करने पर मजबूर कर दिया था। फिर उसने सोचा वो मर्द है, एक लड़की से मुकाबला करना मर्दानगी नहीं थी। वो खुद को कितना भी बहादुर साबित करे, लेकिन उससे मुकाबला करने की सकत ना रखती थी। जो सकत ना रखता हो उस पर बर्तरी किस बात की भला? यही सोचते हुए उसने इंशरा को कॉल की थी। 1 2 3 हर बार दूसरी तरफ बेल बजती रही थी। तो तुम नहीं सुधरोगी। मेरा नाम देखकर तुम फ़ोन पिक नहीं कर रही। अजीब मोहब्बत है ये जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। और इससे भी अजीब बात यह है कि तुम इतना ही मुझसे दूर भागती। तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी नानी की भी नहीं। ना मालूम तुम इस कदर बेहिस क्यों हो। किसी की मोहब्बत की तुम्हें कदर नहीं है। बुड़बुड़ाते हुए उसने मोबाइल से बेदिली से वहीं फेंका और उसी लम्हे बेल बज उठी। नौफल भाई दूसरी तरफ बाली की घबराई हुई आवाज़ उभरी थी। आप कहाँ हैं? दूसरा सवाल भी उसी लहजे में किया गया। मैं घर पर ही हूँ। खैरियत क्या हुआ? जब से न्यूज़ में देखा कि कराची में तूफ़ानी बारिश हो रही है, तब से नानी और मैं बहुत परेशान हो गए। इंशी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक तो हमें खासी ताख़ीर से मालूम हुआ और इंशी को कॉल की, बेल जा रही है, लेकिन उसने पिक नहीं की। फिर कुछ देर बाद की, तब भी बेल होती रही। अब कई घंटे गुजरने के बाद भी बेल जा रही है, मगर वो कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ, कुछ पता नहीं चल रहा है। बाली बेख्तियार रोने लगी तो वो उछल कर उठ बैठा। मैंने भी कई बार कॉल की, पर हर बार यही रिस्पॉन्स मिला मुझे भी। मेरा दिल कह रहा है वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो गई हो, वरना कॉल तो वो फ़ौरन रिसीव करती। और अब इतनी कॉल्स का रिसीव ना करना किसी वजह से ही है ना? वो आवाज़ भागता हो रही थी। तुम परेशान मत हो, ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये भी हो सकता है वो सो गई हो या किचन में कुकिंग कर रही हो। और वो तहम्मुल से बाली को तसल्ली दे रहा था, मगर परेशानी उसके अंदर भी सरायत कर चुकी थी। बेचैन वो भी हो चुका था। वैसे मौसम में नहीं सो सकती, और कुकिंग के लिए मुलाजमा मौजूद है। मुलाजमा से फ़ोन करके मालूम करो। ना मुलाजमा का फ़ोन खुला और ना ही वॉचमैन का। दोनों के फ़ोन बंद जा रहे हैं। कई घंटे हो गया मैं ट्राई करते हुए, कोई जवाब नहीं मिल रहा। मासी का ब्लड प्रेशर शूट कर गया और मुझे तो लग रहा है दिल ही बंद हो जाएगा। मेरा ये सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है कि न जाने क्या हुआ है। किसी अनहोनी के खौफ से वो बेहाल थी। रिलैक्स, किसी फजूल सोच को दिल में जगह ना दो। मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या मामला हुआ है, फिर कॉल बैक करता हूँ।
उसने मोबाइल रखकर रेनकोट निकाला था। जरका बेगम और यूसुफ साहब के कमरे के सामने से गुजरते उसने देखा वहाँ की लाइट ऑफ थी। यही के लोग सो चुके थे और वो यही चाहता था कि उन तक ये खबर ना पहुंचे। सड़कों पर सैलाबी सूरत-ए-हाल थी, हर तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा था। पानी और अंधेरे ने हर निशान को निगल लिया था। बिजली की चमक लम्हे भर को रास्तों का पता देती थी। वो हेडलाइट्स की रोशनी में हर कतरे वो हादसे से लापरवाह होकर कार दौड़ा रहा था। इस दौरान बार बार कार हादसे का शिकार होते होते बची थी, मगर वो दीवानावार ड्राइविंग करता रहा, यहाँ तक कि कार इंशरा के बंगले के सामने रुकी तो वो अंधेरे में डूबा। भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा था। नौफल रेनकोट संभालता कार से निकलकर गेट के पास आया तो गेट पर पड़ा ताला उसे मजीद अंदेशों में मुब्तला कर गया था। जब मुलाजमा उस पर गिरी तो खौफ व तकलीफ से उसकी बेसाख्ता चीख निकली थी और दर्द के एहसास से मुलाजमा भी चीखी थी, लेकिन जल्दी उसकी दर्दनाक चीखें खुशी में बदल गई थी और उसने हेयोले के मानी दिखाई देते इंशरा को दबोच लिया था और मुसरत भरे लहजे में चिल्लाने लगी थी, पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया, पकड़ी गई। अरे ये कहाँ से आ गई? पूरा कमरा छान कर गए थे तब ना मिली थी। 10 दफ़ा इस सोफे के पीछे भी देखा था, बेड के नीचे भी, लेकिन कहीं नहीं मिली थी। चौकीदार भी भागता हुआ उसके पास पहुंच गया और हैरत व मुसरत के मिले जुले जज्बों के साथ गोया हुआ था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठा चुके थे। हाँ भाई महारानी कहाँ गायब हो गई थी, जो ढूंढने से भी नहीं मिली थी और अब इसी कमरे से मिली है जहाँ गायब हुई थी। चौकीदार ने थप्पड़ मारते हुए सवाल किया, ये अपनी बकबक बंद करके काम की बात कर। अब सुबह होने को है और शायद सुबह होते ही बारिश भी रुक जाए, फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। जल्द से जल्द चाबियों का पता पूछ और इसे ठकाने लगा। इंशरा के मिलते मुलाजमा के मिजाज में खुद अतमादी आ गई थी और इस बार अगर ये कोई चालाकी दिखाए तो गर्दन काट देना। मैंने कहा ना चाबी कहाँ है, मुझे मालूम नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। चौकीदार के थप्पड़ ने उसके चेहरे को लाल कर दिया था। होंठों से खून बह निकला था जो तेज़ी से उसके कपड़ों पर गिर रहा था। वो अपनी लापरवाही पर पछता रही थी। नानी के बाहर हाँ कहने के बावजूद उसने उनके लॉकर की चाबियों को ना संभाला था कि उसको जेवर और रुपया से कभी प्यार ना रहा था और वहीं लापरवाही उसको उन जालिमों के जुल्म सहने पर मजबूर कर रही थी। अगर वो चाबियों के बारे में इल्म रखती तो उन लोगों से जान छुड़ा चुकी होती, यूँ जुल्म बर्बरियत का निशाना कभी ना बनती। फिर वही बकवास की तूने। मुलाजमा ने ताकत से उसके बाल पकड़कर झंझोड़े और इस बार वो कोई आवाज़ निकाले बगैर ढेर हो गई थी। लाइट भी उसी लम्हे आ गई थी। क्या ये मर गई? मुलाजमा ने घबराकर उसकी सांस चेक की जो हल्की हल्की चल रही थी। मुंह से निकलते खून ने उसकी क्रीम कलर की शर्ट सुर्ख कर दी थी। चेहरे पर लाल और नीले निशानात उभर आए थे। मरी नहीं है, मगर इसकी हालत अच्छी नहीं है। अगर ऐसे ही रही तो चंद घंटों में मर जाएगी। मुलाजमा ने सोफे पर पड़ी बेहिस इंशरा को देखकर कहा, वैसे शायद ये सच कह रही है कि इसको चाबियों के बारे में कुछ नहीं पता, वरना तो इतनी मार खाकर तो झूठे भी सच बोलने लगते हैं। क्या तो ठीक रहा है, मार भी बड़ी जमकर लगाई है तूने इसकी। मुझे लग रहा था कि इसको मालूम होगा वो बुढ़िया इसको कितना चाहती है और किस तरह मुमकिन हो वो लॉकर की चाबियों का ठिकाना इससे छुपाए। अब तो हमें ही ढूंढना होगा। चल उस कमरे में चलते हैं। मुलाजमा को अच्छी तरह मालूम था कि सेफ किस कमरे में। वो दोनों उस कमरे में आकर उनकी हैरत की इंतहा न रही जब लॉकर पर रखे गुलदान से ही उनको चाबियाँ मिल गई थी। इसको कहते हैं बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में ख्वामखा इतना वक्त बर्बाद कर दिया, सीधे हमें यहीं आना चाहिए था। लॉकर में उनकी सोच से भी ज़्यादा दौलत मौजूद थी। वो खुशी से नाच उठे। फिर लॉकर खाली करने में उन्होंने देर नहीं लगाई थी। तो आगे चल, मैं इसका काम तमाम करके आता हूँ। सब समेटने के बाद मुलाजमा से बोला, मरी हुई को क्या मारना, सुबह होने से पहले वो मर जाएगी। अगर वो जिंदा रह गई तो हम ना बच पाएंगे। सॉन्ग चले? बस चलो, बस तुम निकलने की करो यहाँ से। लो बिजली फिर चलेगी ना। अब अंधेरे का क्या करेंगे? अंधेरा होते वो बौखला गए। अच्छा याद आया, मेरा मोबाइल तो बंद पड़ा है, तू अपना मोबाइल चालू कर। मुलाजमा को भी याद आ गया था। उसने पर्स से मोबाइल निकाला जो इसलिए बंद रख कर रखा था कि अगर जहार और बाली रब्ता करना चाहे तो ना कर सके। नौफिल ने ताले को नज़रअंदाज करते हुए गेट को बगौर देखा और कुछ देर जायज़ा लेने के बाद वो बामुश्किल गेट पर चढ़ा और अंदर उतर गया। उसके अंदर आते ही बिजली आ गई थी। रोशनी होते ही लॉन से महलका गेट खुला दिखाई दिया और उसके दिल को किसी गड़बड़ के होने का एहसास शिद्दत से हुआ तो वो तेज़ी से अंदर की तरफ भागा था। अंदर कदम रखते ही मालूम हो गया था कि कोई भयानक वारदात हो चुकी है। घर की चीज़ें बेतरतीब पड़ी हुई थी। उसको सामान से कोई सरोकार ना था। उसके दिल की पुकार एक ही थी, इंशरा, इंशरा। वो उसको हर जगह पुकारता फिर रहा था। इंशरा कहाँ हो तुम? मेरी आवाज़ सुन रही हो तुम? उस पर उस वक्त सचमुच दीवानगी तारी हो गई थी। कॉरिडोर, कमरे, टेरेस, किचन, सब जगह उसे देखा आया था। वो कहीं नहीं थी। वहाँ उसको ख्याल आया कि जोहारा का कमरा रह गया। वो भागता हुआ वहाँ आया और कमरे में पहुँचकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसकी बात पर सदा शर्मिंदा हुई। भला उसने क्यों सोच लिया कि वो अपनी माँ और बहन से मशवरा किए बिना खामोशी से उसे तोहफा देगा। खामोश हो गई। ये सोच रही होगी कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। ये उसकी मोहब्बत का ही एहसास था जो वो उसके चेहरे से उसकी सोच पड़ गया था और वो जवाबन शर्मिंदा सी निगाह उस पर डालकर रह गई तो वो हंस दिया।
तुम नहीं सुधरोगी, ऐसी ही बेवकूफ़ व अहमक रहोगी। एनीवेज, तुम ऐसी ना होती तो मेरी भी ना होती। तुम्हारी इस शर्मो हयाओ झिझक और अपने आप में गुम रहने वाली सादगी नहीं तुम्हें मेरे दिल में बसाया। मगर ना दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, कमी उन लड़कियों की है जिनको ना अपनी इंसानियत का ख्याल है, ना मानूस की परवाह। अरे, आपको हंसना भी आता है, कितने अच्छे लग रहे हैं हंसते हुए। उसका हंसता हुआ वजीद चेहरा बहुत अजनबी और दिलकश लग रहा था। अब ये तुम पर मुनहसिर है, हंसाती हो या रुलाती हो? मैं उसका हाथ थाम कर शोक लहजे में गोया हुआ। अब मैं जाऊँ, टाइम बहुत हो गया। माहिदा भी सोच रही होंगी मैं कहाँ जाकर बैठ गई हूँ, बारिश भी नहीं रुक रही है। उसकी कुर्बत से वो पजल होकर गोया हुई। माहिदा कुछ नहीं सोच रही होगी, तुम अगर भागना चाहती हो उसका नाम लेकर तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सारा दिन तुमने मेरा किरकिरा कर दिया और अब सुकून की इन चंद घड़ियों पर भी मेरा हक नहीं है क्या? आपकी ये चंद घड़ियाँ कितने घंटों पर मुश्तमिल होंगी? पहला जुमला शोखी भरा उसकी तरफ से आया तो ज़ैद उसके इस अंदाज से बेहद महजूज हुआ। वो उसको इस तरह पुरएतमाद देखना चाहता था जो वो अब कुछ कुछ दिखाई दे रही थी। मेरी तो दुआ है ये वक्त यहीं थम जाए, मैं इसी तरह तुम्हारा हाथ थाम कर बैठा रहूँ और रात ख़त्म हो, ना बारिश ना वक्त, सब यूं ही रुक जाए, कभी ख़त्म ना हो। वो उसकी रंग बिरंगी चूड़ियों को छेड़ता हुआ खुमारआलूद लहजे में बोला। उसकी कुर्बत में कोई आमियानापन न था, ना ही वो कोई घटिया जुबानी गुफ्तगू कर रहा था। वो बरमला कह चुका था, जब तक उसकी माँ उसको दिल से कबूल नहीं कर लेती तब तक वो भी उससे अज़वाजी ताल्लुकात कायम न करेगा। उसको उसकी इन बातों से कोई सरोकार न था। वो उसके उस नए रूप से खुश थी जहाँ वो उसको इज़्ज़त और एहतराम दे रहा था, मोहब्बत और नरमी से गुफ्तगू कर रहा था। उसकी संगत में तो उसको महसूस हुआ था कि वो भी दिल रखती है। इस दिल भी चाहने हो चाहे जाने का जज्बा मौजूद है। तुम्हें मालूम नहीं, पहले मुझे बारिश से बड़ी चिढ़ होती थी, ज़रा पसंद नहीं थी। वो भी बारिश की एक ऐसी रात थी, मैं होटल में जुनैद के साथ डिनर कर रहा था। वहाँ ताया जान का फ़ोन आया कि वो किसी अजीज़ा की हालत ख़राब होने के बायस और मौसम की ख़राबी की वजह से घर नहीं जा सकेंगे। मैं फ़ौरन घर जाऊँ, सुधा अकेली है और इस मौसम से जान जाती है उसकी। वो उसका हाथ थामे माजी में गुम बरसती बारिश देखते हुए कह रहा था, उस वक्त मैं तुम्हारी नफ़रत में डूबा हुआ था। सोचा चलो अच्छा है, तुम खौफ से मर जाओगे और जान छूटेगी। मैं सुबह ही घर जाऊंगा, मगर फिर ना मालूम क्यों मैं घर चला आया था जहाँ अरसू अंधेरा फैला हुआ था। गरज चमक और बारिश बरसने के अलावा कोई आवाज़ ना थी। पहले मेरा दिल चाहा मैं सीधा अपने बेडरूम में चला जाऊँ, तुम्हारी परवाह क्यों करूँ। मगर फिर ज़मीर ने सदा लगाई, ताया ने जिस एतमाद से तुम्हें कॉल किया, क्या तुम वो एतमाद तोड़ दोगे? ज़मीर की बात पर मैं अमल पैरा हुआ और तुम्हारी तलाश शुरू की तो तुम्हें खौफ के मारे पर्दों में छुपा हुआ पाया। उफ़, तुम इतनी डरपोक और बुज़दिल होगी, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं शॉक्ड होकर रह गया था कि कोई लड़की इस कदर खौफज़दा भी हो सकती है। फ़र्स्ट टाइम मेरा तुमसे तारुफ़ हुआ था कि तुम उस सौदा से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जिस सौदा से मेरा तारुफ़ कराया गया। फिर ना मालूम किस तरह हमदर्दी और एहसास का तूफ़ान मेरे अंदर उमड़ आया। कहाँ कुछ देर कबल तुम पर फातिहा पढ़ने की तैयारी कर रहा था। फिर मेरी ये कोशिश होने लगी कि मैं तुम्हें पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ दूँ और पहली बार मैंने अपना बेडरूम छोड़कर लाउंज में सोने का फ़ैसला किया और सारी रात तुम्हारे आंसुओं से भीगा चेहरा मेरी बंद पलकों के पीछे गोया चिपक कर रह गया था। फिर गुज़रते वक्त के साथ तुम मुझ पर हावी होती चली गई थी। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे छुटकारा पाने की, दिल की वहशतों को दूर करने के लिए। मैंने तुमसे रवैये में हद से बढ़कर सख्ती पैदा कर ली थी। मैं सोचता जहाँ तुम होगी वहाँ नहीं जाऊँगा, मगर हर सोच हर तदबीर उल्टी होने लगी थी। मैं वहाँ भागा भागा पहुँच जाता जहाँ तू मौजूद होती और फिर मैं खुद से खफा होने लगता कि ये मुझे क्या हो गया। तुम मेरे लिए शजर ममनू थी, आब हयात की मानिद। मुझे जज्बों की सदाकत पर यकीन न था। मेरी मोहब्बत और मम्मा की नफ़रत दो मुख्तलिफ देशों के किस्से थे। फिर वो मुस्कुराते हुए खड़ा होते हुए बोला, भलाखिर जज्बों की सच्चाई जीत गई, शजर ममनू अब ममनू न रहा। इंशरा के लिबास और चेहरे को खून आलू देखकर लम्हे भर को वो चकराया। फिर दूसरे लम्हे भागकर वो उस तक पहुंचा और नब्ज़ देखी। नब्ज़ चलती हुई देखकर उसकी जान में जान आई थी। 15 से 20 मिनट उसको होश में लाने में लगे और वो होश में आकर भी गुमसुम हालत में थी। कई लम्हों तक बेतासुर निगाहों से उसको देखती रही, गोया किसी अजनबी को देख रही हो। इंशरा, बात करो, क्या हुआ है बताओ। उसकी आवाज़ में नरमी थी और उसको देखकर गम गुस्से में मुब्तला हो गया था। उसका चेहरा बुरी तरह सूज गया था। चेहरे पर जगह जगह सुर्ख और नीले निशानात थे, होंठों के किनारों पर भी गहरे जख्मों के निशान थे। साफ लग रहा था उस पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। क्या देख रही हो, बात करो। फिर तरगीब दी, मुझे नहीं मालूम चाबियाँ कहाँ हैं, मुझे नहीं मालूम। एकदम उसके आवाज़ बेदार हुए तो वो चीखने लगी। ओके ओके, वो उसके मुस्तरिब वजूद को बाजुओं में समेटता हुआ बोला, मुझे नहीं मालूम चाबियाँ कहाँ हैं। वो उसके बाजुओं में भी बिन जल मछली के मानिंद मचल रही थी। उसकी आवाज़ खौफ, दहशत और वहशत से फट रही थी और वो मुसलसल यही जुमले दोहरा रही थी। नुफल ने मजबूती से उसको थाम न रखा होता तो वो न जाने क्या कर देती।
होश में इंशरा, होश में आओ। वो उसके बेचैन वजूद को झंझोड़ता हुआ बोला। मैं आ गया हूँ, आंखें खोलो, देखो मुझे, मैं नौफिल हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ, तुम तनहा नहीं हो। वो उसके चेहरे को आहिस्तगी से थपथपाते हुए कह रहा था और बार बार दोहराने से वो साकित हुई और बगौर उसकी तरफ देखा तो कई लम्हों तक देखती रह गई थी। नौफिल भी उसकी तरफ देख रहा था। नामालूम कैसी कशिश थी उन आंखों में कि इंशरा की आंखों में शनासाई की चमक पैदा हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता नमी भरने लगी थी। वो एक टिक उसको देख रही थी। यकीन नहीं आ रहा था कि वो उस भयानक तकलीफ दे वक्त से निकल आई है। आप? जख्मी होने से बामुश्किल निकला था। हाँ हाँ, मैं नौफिल हूँ, तुम डरो नहीं। उसने बच्चों की तरह उसे बहलाया। नौफिल, नौफिल। वो उसके सीने से लगकर रोने लगी। क्या हुआ ये सब? कौन लोग थे वो? चौकीदार और मुलाजमा थी। उन्होंने ही मौके से फ़ायदा उठाया। उन्होंने मारा है तुम्हें? वो उसको खुद से अलहदा करता हुआ इस्तफसार करने लगा। उसके लहजे में घराहट थी, आंखों से शोले निकलने लगे थे। वो आहिस्तगी से उसके चेहरे को छू रहा था। चौकीदार ने मारा है मुझे। उसके चेहरे पर पड़े जहाँ नील के निशानात, ऊँटों के करीब जख्मों से रस्ता खून उसके फशारे खून को बुलंद कर चुका था। वो एक एक जख्म को छू रहा था। मैं पूछ रहा हूँ, उसने हाथ उठाया तुम पर? उसके लहजे में शदीद तर इश्तियाल था। लीव इट, जो होना था हो गया। मुझे भी तो मेरी ज़िद की सज़ा मिलनी थी। मैंने सबको बेहद सताया, किसी की बात नहीं मानी। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, यही सज़ा है मेरी। वो उससे दूर हटकर बैठते हुए बोली। वो कौन होता है तुम्हें सज़ा देने वाला? डैम इट! उसकी मर्दाना नाक को जैसे कुन छुरी से ज़िबा किया जा रहा था। उसकी शोले बरसाती निगाहें उसके बिगड़े चेहरे पर थी और वो शदीद जुनून में मुब्तला हो रहा था। अगर उस वक्त मुलाजमा चौकीदार उसको मिल जाते तो वो उसकी बोटी बोटी कर देता। चौकीदार को तो अंजाम ही इबरतनाक होता। वो वहाँ से निकलकर इंशरा के कमरे में आ गए थे। सहारा देकर वो उसको वहाँ लाया। कहीं घंटों की भूखी प्यासी थी। मुस्तज़ाद उनके टॉर्चर ने उसकी हालत ख़राब कर दी थी। नकाहत से उस पर घनूदगी तारी होने लगी थी। जबकि नौफल पुलिस और दीगर अदारों को फ़ोन करने में लगा हुआ था। यूसुफ साहब के हवाले से आला अफसरान से उसके ताल्लुकात थे। इस बात से वो बाखूबी आगाह था कि मुल्ज़मान शहर में रुकने की गलती हरगिज़ नहीं करेंगे और वो चाहता था शहर छोड़ने से कबल वो पकड़े जाएँ। भूख लग रही है तुम्हें? खाने के लिए कुछ लाता हूँ। वो उनसे फारिग होने के बाद वो उससे मुखातिब हुआ। आई एम सॉरी नौफल, आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? बहुत सताया मैंने आपको, बहुत तंग किया है। तो ये थी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।